Hello students, I'm your guest lecturer Shamira Khatun and this is your channel Diploma Chemical Engineering classes. Today we are discussing here short notes on heat exchangers. हीट एक्सचेंजर तो इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप के यानी बहुत सी वैरायटियाँ अवेलेबल है, हीट ट्रांसफ़र इक्विपमेंट अवेलेबल हैं और इनकी एप्लीकेशंस पे डिपेंड करता है कौन सा हीट एक्सचेंजर हमें कहाँ यूज़ करना है। द हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व हीट एनर्जी ट्रांसफर आइदर बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तीनों मोड हीट ट्रांसफर के लिए इसमें यूज़ होते हैं। अब देख लेते हैं बेस्ड अपॉन द फंक्शन हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। कूलर में क्या होता है कि सेंसिबल हीट जो होती है उसको हम रिमूव करते हैं प्रोसेस फ्लूइड से। कंडेंसर में क्या करेंगे, लेटेंट हीट को रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ सुटेबल कूलिंग मीडिया, यानी किसी कूलिंग मीडिया के थ्रू हम लेटेंट हीट को रिमूव करेंगे। हीटर में क्या होगा, इम्पार्ट सेंसिबल हीट टू द प्रोसेस फ्लूइड। और चिलर में क्या करना है, टू कूल अ प्रोसेस फ्लूइड टू अ टेम्परेचर बिलो दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग वाटर एज कूलिंग मीडिया। मतलब टेम्परेचर ठंडा करना है, चिलर है ना, चिलर मीन्स क्या होता है, ठंडा करेंगे। तो ठंडा करने के लिए हम कूलिंग मीडिया वाटर यूज करेंगे और अगर रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं तो दो हम ऑप्शन आपको दिए हैं, मैंने एग्जाम्पल दिया है, अमोनिया और फ्रेऑन यूज करेंगे। तीसरा है एक्सचेंजर। अगर हम बोलेंगे तो एक्सचेंजर कहाँ होगा, इट अलाउज एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड, यानी हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड के बीच में अगर हीट एक्सचेंज हो रही है तो हम उसको डायरेक्टली एक्सचेंजर ही बोलेंगे। वेपराइजर है तो वेपराइजर जहाँ पे हम वेपराइज कर रहे होंगे पार्ट ऑफ द लिक्विड, किसी भी सोल्यूशन का जो पार्ट होगा लिक्विड का उसे हम वेपराइज करेंगे तो वो वेपराइजर कहलाएगा। रीबॉयलर में क्या होगा, एम्प्लॉयड टू मीट लैटेंट हीट रिक्वायरमेंट एट द बॉटम ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम। पहले ही आपको पता है कि रीबॉयलर कहाँ लगता है, डिस्टिलेशन कॉलम के बॉटम में लगाया जाता है ना। वो किस लिए यूज किया जाता है, लेटेंट हीट हमें रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। इवोपोरेटर में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बाय द इवोपोरेशन ऑफ वाटर, यानी हम जो वाटर उड़ाएंगे तो बेसिकली लिक्विड जो हमारा सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेट होगा, तो वो क्या कहलाएगा, इवोपोरेटर कहलाएगा। चलिए अब शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर क्या देखते हैं। जैसे ये 1:2 लिखा है ना, 1:2 शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। तो जो 1 है वो शेल को डिनोट कर रहा है और ये 2 जो है वो ट्यूब में पासेस डिनोट कर रहा है। तो देखिए क्या हो गया, 1 के लिए क्या हो जाएगा, सिंगल पास इन शेल साइड, और 2 के लिए क्या हो गया, डबल पास इन ट्यूब साइड। इसी तरह 1:4 शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है तो इसमें क्या हो गया, सिंगल पास इन शेल साइड, 4 पासेस इन ट्यूब साइड। और सबसे कॉम्प्लेक्स हीट एक्सचेंजर, ये बहुत ही रेयर यूज किया जाता है। बेसिकली इसका यूज बहुत ही कॉम्प्लेक्स इसकी डिजाइन होती है, फिर भी हम इसे देख लेते हैं। 2:4 लिखा है, राइट, यानी 2 पासेस इन शेल साइड एंड 4 पासेस इन ट्यूब साइड। चलिए फिक्स ट्यूब शीट हीट एक्सचेंजर को देख लेते हैं। हमने इसको फिक्स ट्यूब शीट क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्यूब्स की जो शीट है वो फिक्स है। ये आपका चैनल कवर है, ये आपका चैनल हो गया, ये भी आपका चैनल हो गया। यहाँ पे हमने ये ग्रीन लाइन जो शो कर रही है ये टाई रॉड है जो कि एक तरह से सपोर्ट है, और ये बैफल्स है। बैफल्स का यूज़ क्या है, ये टर्बुलेंस क्रिएट करता है और कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया को बढ़ाता है। ये आपका शेल साइड का इनलेट फ्लूइड हो गया, इनलेट जा रहा है, ठीक है, और शेल साइड से फ्लूइड आउटलेट इस साइड से हो रहा है। ट्यूब साइड का जो फ्लूइड है वो इनलेट इस साइड से हो रहा है और आउटलेट इस साइड से हो रहा है। अब देखते हैं फिक्स ट्यूब शीट 1:2 हीट एक्सचेंजर। तो इसमें क्या है, देखिए ये आपका शेल कवर हो गया, राइट, ये आपका शेल कवर हो गया, ये आपका चैनल कवर हो गया, सेम वैसे ही ये बैफल्स हो गए, आपको बताया ही मैंने, ये शेल हो गई, ये जो पतली पतली हैं ये सब आपकी ट्यूब्स हो गई। ग्रीन डॉटेड लाइन है, ये आपका प्रोसेस फ्लूइड है जो हम यूज कर रहे हैं ट्यूब साइड में जो फ्लूइड है उसका। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि शेल साइड का आउटलेट नोजल है, तो शेल साइड का इनलेट नोजल कहाँ है, इस साइड है, और ट्यूब साइड का जो इनलेट नोजल है वो इस साइड है और आउटलेट इस साइड है। अब बेसिकली 1:2 हीट एक्सचेंजर क्यों कहा गया है, मैं उसका रीजन आपको बताती हूँ। ट्यूब्स को 2 पासेस में पहले ही बताया था मैंने, 2 पासेस दे दिए गए हैं इस वजह से, यानी देखिए ट्यूब साइड का जो फ्लूइड गया यहाँ से गया 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 गया, फिर यहाँ से रिटर्न होके फिर से यहाँ से वापस आके फिर यहाँ से आपको आउटलेट में चला गया, यानी 2 पासेस हो गए ना। तो 2 पासेस हो गया ट्यूब साइड में, इसलिए हमने इसको 1:2 हीट एक्सचेंजर कहा। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर की बात करें तो ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है 2 पाइप हैं, तो ये आउटसाइड पाइप हो गया आपका और ये इनसाइड पाइप हो गया। तो इनसाइड फ्लूइड इनलेट ये है, ये ए फ्लूइड आपका यहाँ से गया और यहाँ से आउटलेट हो गया, और आउटसाइड पाइप का फ्लूइड बी जो है वो इनलेट यहाँ से करेगा और यहाँ से आउटसाइड
निकल जाएगा। ये आपका एनुलर स्पेस है। शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का यूज कहाँ पे होता है? व्हेन सरफेस एरिया रिक्वायर्ड फॉर हीट ट्रांसफर इज रेंज अप टू 1000 फीट स्क्वायर, मतलब जब इतना ज़्यादा एरिया चाहिए होगा तब हम शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का यूज़ करेंगे। ट्यूब शीट क्या होती है? फ्लैट सर्कुलर प्लेट होती है लार्ज नंबर ऑफ होल्स की, क्योंकि जो ट्यूब होता है उनको हम ऐसे तो नहीं लगा सकते ना, कुछ तो शीट होगी जिसके सहारे वो उसके अंदर ढेर सारी ट्यूब्स रह पाएंगी, तो वो शीट्स होती हैं। ट्यूब पिच क्या होती है? आप इसको देखिए, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द एडजेंटेंट ट्यूब सेंटर टू सेंटर, यानी सेंटर ये ट्यूब है कोई, और ट्यूब के अंदर का जो सेंटर है, इस ट्यूब के अंदर का जो सेंटर है, इनके बीच की जो डिस्टेंस लेंगे वो ट्यूब पिच कहलाएगी। ठीक है, जो मतलब पास पास की ट्यूब्स हैं उनके दो ट्यूब्स के बीच बीच का जो हम सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस लेंगे वो ट्यूब पिच कहलाएगी। और ट्यूब पिच का फॉर्मूला क्या रखेंगे? 1.25 डी नॉट, और पीटी से हम ट्यूब पिच को डिनोट कर रहे हैं, और डी नॉट आपका आउटर डायामीटर ऑफ द ट्यूब है। अब इसी तरह अगर क्लियरेंस की बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ट्यूब्स, मतलब जो दो हमने अभी जब सेंटर टू सेंटर की बात करी तो वो ट्यूब पिच हो गया, पर ट्यूब टू ट्यूब की बात करेंगे तो वो हमारा क्लियरेंस कहलाएगा। क्लियरेंस शुड नॉट बी लेस देन 0.25 टाइम्स द आउटर डाया ऑफ द ट्यूब। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो क्लियरेंस है वो इतना भी लेस नहीं होना चाहिए, 0.25 टाइम द आउटर डाया ऑफ द ट्यूब। द मिनिमम क्लियरेंस बीइंग 4.76 mm, मतलब मिनिमम क्लियरेंस की एक फिक्स्ड वैल्यू है, और वो कितनी है? 4.76 mm। अब बैफल स्पेसिंग की बात करें तो बैफल स्पेसिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन इनसाइड डायामीटर ऑफ द शेल एंड शुड नॉट बी लेस देन 1/5 ऑफ द इनसाइड डायामीटर ऑफ द शेल, यानी ग्रेटर देन इनसाइड डायामीटर से नहीं होना चाहिए, और लेस देन कितना नहीं होना चाहिए? 1/5 ऑफ द इनसाइड डायामीटर। ऑप्टिमम बैफल स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? 0.3 से 0.5 टाइम्स ऑफ द शेल डायामीटर। When the height of the baffle is 75% of the inside diameter of the shell, it is called 25% cut segment of baffles. Number of passes in the tube side is increases n time, then the heat transfer coefficient increases n to the power 0.8 time of the single pass. अगर फ्लूइड की वेलोसिटी इंक्रीज n टाइम करेगी तो उसके पासेस कितने इंक्रीज होंगे? n टाइम्स होंगे। प्रेशर ड्रॉप जो होगा वो n टू द पावर 1.8 टाइम्स हो जाएगा सिंगल पास के लिए, और फ्रिक्शनल लॉसेस इंक्रीज करेगा कितनी बार में? n टू द पावर 2.8 टाइम्स ऑफ द सिंगल पास। अब क्लासिफिकेशन जरा देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर बहुत टाइप्स के हैं। फिक्स ट्यूब शीट हीट एक्सचेंजर है, फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर है जिसमें फ्लोटिंग हेड का भी अलग अलग टाइप से दिया गया है, इंटरनल फ्लोटिंग हेड और आउटसाइड पैक्ड फ्लोटिंग हेड। यू ट्यूब हीट एक्सचेंजर है, रीबॉयलर और कैटल टाइप्स हीट एक्सचेंजर होते हैं जिसमें हम लोग हेयर पिन और इंटरनल फ्लोटिंग हेड के बारे में पढ़ते हैं। एक्सटेंडेड सरफेस हीट ट्रांसफर देख लेते हैं। द मेटल पीस एम्प्लॉयड टू एक्सटेंड और इंक्रीज द हीट ट्रांसफर सरफेस आर नोन एज फिन्स। फिनल फिन्स इस तरह का होता है, आप देख लीजिए, ये फिन हो गया, ये ट्यूब होगा, ये वही उसी तरह ही है जिस तरह से मैं स्कूटर की बात कर रही थी। ट्रांसवर्स फिन्स कैसा है ये आप देख लीजिए, ये इस तरह है, पाइप है और या ट्यूब है और ये फिन इसका लगा हुआ है। लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस फॉर क्रॉस फ्लो अगर बात करें तो कितना होगा? Fg मल्टीप्लाई बाय LMTD फॉर काउंटर करंट फ्लो, और Fg करेक्शन फैक्टर है जो किसके बीच वैरी करेगा? 0.85 से 0.90 के बीच में। कैलकुलेशन ऑफ डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, तो प्रोसेस कंडीशन देख लीजिए। हॉट फ्लूइड की हमने क्या क्या ली है? T1 है, T2 है, मास फ्लो रेट दिया है, स्पेसिफिक हीट लिया है, और म्यू लिया है, विस्कोसिटी है बेसिकली, टेम्परेचर लिया है, प्रेशर ड्रॉप है, और आपका ये फॉलिंग फैक्टर भी लिया है RDI और RD नॉट। सेम ऐसे ही कोल्ड फ्लूइड के लिए लिया है, स्मॉल T1 स्मॉल T2 है, टेम्परेचर में डिफरेंस। बाकी सब में हम क्या करेंगे? सेम वही चीज़ लिखी हुई है, बट इसमें हम सब लोग सिफिक्स में C लगा देंगे। अब देखिए हीट बैलेंस कैसे करते हैं। आपको हीट बैलेंस की इक्वेशन पता ही है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का
Q इक्वल्स टू mCp डेल्टा टी, तो mCp डेल्टा टी की जगह हम ये ऐसे ही पुट करेंगे m डॉट एच सी पी एच इंटू T1 माइनस T2, और अगर हॉट की होगी तो वही कोल्ड की होगी। अगर हीट बैलेंस हो रहा है तो इसका मतलब यही है ना, ये कूलिंग करी हमने और ये इधर से कूलिंग करी और इधर से हॉट वाटर जा रहा है, इधर से कूल वाटर जा रहा है। अगर हम दोनों को हीट बैलेंस करेंगे तो दोनों का टेम्परेचर एक टाइम पे बराबर हो जाएगा ना, इसलिए हमने इसको बराबर लिखा। तो और T1 जो है वो ग्रेटर देन T2 है, और यहाँ स्मॉल में T2 जो है वो ग्रेटर देन T1 है। तो ये जो मीन टेम्परेचर हो जाएगा उसकी अगर वैल्यू की बात करेंगे तो कैपिटल T1 प्लस कैपिटल T2 अपॉन 2 हो जाएगा। इसी तरह स्मॉल वाले T का भी हो जाएगा। LMTD मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ, पर फिर भी देख लीजिए। T1 से T2 जा रहा है और T1 से ये काउंटर करंट फ्लो है बेसिकली, तो आपको दिख ही रहा होगा अप्रोचेस क्या होते हैं। इसका डिफरेंसेस अप्रोचेस होगा, इसका डिफरेंसेस अप्रोचेस हो गया, तो डेल्टा T1 माइनस T2 और डेल्टा T2 माइनस T1। तो इसको हम अगर LMTD निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 ln डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2। ये किस में हो जाएगा, आपका केल्विन में। अब LMTD निकल गया, हीट बैलेंस हो गया, तो अब क्या देखेंगे हम, विस्कोसिटी कैसे रखनी है। तो नॉन विस्कस फ्लूइड मानेंगे हम, 1 लेंगे, एज्यूम करेंगे तो इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, वरना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो जाएगी। अब फ्लो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया आपको पता ही है क्या होगा, AI इक्वल्स टू π/4 DI स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमने क्यों लिखा DI, क्योंकि हमें बेसिकली मास वेलोसिटी निकालनी है। तो मास वेलोसिटी निकलेगी कहाँ से, रेनॉल्ड नंबर से, और रेनॉल्ड नंबर का यूज़ करेंगे कैसे, DIU रो अपॉन म्यू और DI इंटू G अपॉन म्यू। तो इस तरह हम ये कैलकुलेशन करेंगे। इसमें से कुछ ना कुछ डेटा मिस होगा तो आपको इसमें से कैलकुलेट करके निकालना होगा। DI क्या है आपका, मीटर में हो गया, रो केजी पर मीटर क्यूब में हो गया, स्मॉल u जो है मीटर पर सेकंड में हो गया, म्यू जो है केजी पर मीटर सेकंड में हो गया, कैपिटल G जो है वो आपका केजी पर मीटर स्क्वायर सेकंड में हो गया। ये आप यूनिट बैलेंस ज़रूर करते जाइएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चंस तो सारे सही होते हैं, बट यूनिट बैलेंसिंग में आप क्या करते हैं कि किसी ना किसी की पावर को मिस कर देते हैं और फिर वो वैल्यू गलत आ जाती है। जो हमने डायमेंशनलेस नंबर पढ़े थे उन सब की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब आप देख लीजिए डायमेंशनलेस नंबर में NPR प्रेग्नेंट नंबर हम लोग निकालेंगे तो CP म्यू अपॉन K होता है। इनकी यूनिट ज़रूर देख लीजिएगा। CP आपकी स्पेसिफिक हीट है ना, जूल पर केजी केल्विन में, और K थर्मल कंडक्टिविटी है वॉट पर मीटर केल्विन में, और म्यू आपकी विस्कोसिटी है ना, विस्कोसिटी फैक्टर बोलते हैं जिसे, केजी पर मीटर सेकेंड में। हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट अगर इनसाइड की बात करें तो अब कितना है, ये HI है, HI DI अपॉन K इक्वल्स टू 0.023 इंटू NRE टू द पावर 0.8 NPR टू द पावर A इसलिए लिखा है क्योंकि 0.4 तब यूज़ करेंगे जब हीटिंग होगी और 0.3 तब यूज़ करेंगे जब कूलिंग होगा। ये इक्वेशन हम लोग पढ़े ही हैं, डिटस बोल्टर इक्वेशन है, और इसकी जगह हम सीडर टेट इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं। हमें बेसिकली क्वेश्चन में देखना पड़ेगा हमारा किस इक्वेशन से इजीली कौन सी डेटा अवेलेबल है और कौन सी हमें इक्वेशन लेनी चाहिए, तो ये आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। आउटसाइड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की बात करें तो HI नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब हमारा इनसाइड का निकल चुका है, तो एक रिलेशन होता है जिससे हम आउटसाइड का भी निकाल लेंगे। तो इनसाइड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय DI अपॉन D नॉट। ओके, फ्लो एरिया क्या होगा आपका, AA इक्वल्स टू π/4 D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर मीटर स्क्वायर में, और D1 क्या है आपका आउटसाइड डायमीटर ऑफ इनर पाइप, और D2 क्या है इनसाइड डायमीटर ऑफ आउटर पाइप। अब इक्विवेलेंट डायमीटर का इक्वेशन फिर क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट डायमीटर की हम लोगों ने पढ़ी है, DE इक्वल्स टू क्या होती है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स फ्लो एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। तो DE इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो D इक्वल्स टू D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर अपॉन D1 आ जाएगा मीटर में। मास वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे, सेम वही फिर से प्रोसीजर अपनाएंगे। अभी हमने 2 फ्लूइड यूज़ किए हैं ना, तो एक के लिए कैलकुलेट कर लिया, अब दूसरे के लिए कैलकुलेट करना है तो मास वेलोसिटी फिर से हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। GA इक्वल्स टू M डॉट अपॉन AA केजी पर मीटर स्क्वायर सेकेंड में, फिर से हमें NRE निकालना पड़ेगा DEGA अपॉन म्यू, और प्रेग्नेंट नंबर फिर से हमें थर्मल कंडक्टिविटी के लिए निकालना पड़ेगा CP म्यू अपॉन K म्यू अपॉन म्यू W टू द पावर 0.14 को हम अप्रोक्सीमेट 1 लेंगे पहले की तरह। फिर से हमने डिटस बोल्टर इक्वेशन की यूज़ किया, एंड देन जब सब कुछ ये कैलकुलेट हो गया
देन तब हम आएंगे ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट पे। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1/UC इक्वल्स टू 1/H0 प्लस 1/HI0, है ना। जो फर्स्ट टाइम में निकाला हमने वो हमने HI निकाला, और सेकेंड टाइम में जब हम निकाल रहे हैं तो H0 वाली इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो हमें वही करना है, उसी को ही हमने यहाँ पुट करके 1/UC इक्वल्स टू 1/H0 प्लस 1/HI0 निकाला है। HI0 निकाला था पहले, अभी H0 निकाल लिया, तो हमें दोनों इक्वेशन से हमें HI0 और H0 मिल गया ना। तो दोनों को पुट करेंगे तो 1/UC हमें मिल जाएगा, जो कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। अगर डिजाइन और डर्टी ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की बात करेंगे तो डर्ट फैक्टर ऐड हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, 1/UD इक्वल्स टू 1/UC प्लस RD। RD क्या होता है, इनसाइड डर्ट फैक्टर, और आउटसाइड डर्ट फैक्टर को ऐड कर देंगे तो वो हमारा ओवरऑल डर्ट फैक्टर होता है RD। फिर हमने यहाँ पे UD लिया है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट लिया है, और एरिया क्या हो जाएगा आपका, πD0L हो जाएगा। और इसी के बेस पे हम जब 1/UC को रखेंगे तो कैसे निकालेंगे ओवरऑल हीट ट्रांसफर एरिया के लिए, 1/UC इक्वल्स टू 1/H0 प्लस 1/HI0 प्लस XW/KW इंटू D0/DLMN। DLM क्या है आपका, डायामीटर है, लॉग मीन डायामीटर है, बट ठीक है। सेम यही इक्वेशन सॉल्व करने में आपकी यूज होंगी, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में भी। बट यहाँ पे कुछ चीजें डिफरेंट होंगी, तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं क्या चीजें डिफरेंट होंगी। शेल साइड कोफिशिएंट जब हम लेंगे तो इस तरह की ये इक्वेशन यूज करेंगे, H0 DE इक्वल्स टू K इक्वल्स टू 0.36 इंटू DE इंटू GS अपॉन म्यू टू द पावर होल पावर 0.55 मल्टीप्लाई बाय CP म्यू अपॉन K टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय म्यू अपॉन म्यू W टू द पावर 0.14। ये रेनॉल्ड नंबर की जो रेंज है वो 2000 से लेकर 10 लाख तक है। शेल साइड मास वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, हम पहले एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया के लिए क्या करेंगे, शेल ID मल्टीप्लाई बाय क्लियरेंस मल्टीप्लाई बाय बैफल स्पेसिंग अपॉन पिच। फिर जो ये एरिया निकलेगा ये सारा एरिया की वैल्यू किस से आप मास फ्लो रेट को डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, मास वेलोसिटी मिल जाएगा। शेल साइड इक्विवेलेंट डायमीटर अगर निकालना है तो हम लोग पहले ही इक्विवेलेंट डायमीटर के बारे में इक्वेशन पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पे स्क्वायर पिच यूज की गई है तो थोड़ा सा इक्वेशन में डिफरेंस आ जाएगा। तो DE इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय पिच के स्क्वायर माइनस πD0 स्क्वायर अपॉन 4 का होल अपॉन πD0, अगर ये स्क्वायर पिच है देख लीजिए। और अगर ट्रायंगुलर पिच है तो उसके लिए इक्वेशन और ही डिफिकल्ट हो जाएगी। DE इक्वल्स टू 4 इंटू 1/2 PT इंटू 0.86 PT माइनस 1/2 πD0 स्क्वायर बाय 4 अपॉन 1/2 इंटू πD0। D0 आपको बताया OD है ट्यूब की, PT क्या है आपकी पिच है, किसकी, ट्यूब की, ट्यूब पिच है ना, ट्यूब के बीच की तो पिच होती है। और फिर ट्यूब साइड कोफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली अभी हम लोगों ने पढ़ा ना उससे डबल पाइप हीट एक्सचेंजर के लिए सीडर टेट इक्वेशन और डिटस बोल्टर इक्वेशन का यूज करेंगे। बाकी सारी चीजें जो होगी वो सेम होंगी, सेम जैसे हमने उसमें। इफेक्टिवनेस की बात करें तो इसको इप्सिलन से डिनोट करते हैं और ये किसका रेशियो है, Q अपॉन Q मैक्स का। Q क्या है, एक्चुअल हीट ट्रांसफर है, और Q मैक्स है वो मैक्स पॉसिबल हीट ट्रांसफर है इन हीट एक्सचेंजर। कैपेसिटी रेशियो की बात करें तो रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी रेट्स ऑफ फ्लूइड किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल C से। और कैसे लिखते हैं इसको, m.Cp फॉर स्मॉल और मिनिमम अपॉन m.Cp फॉर लार्ज और मैक्सिमम। C की वैल्यू किसके बीच वेरी करेगी, 0 से लेकर 1 के बीच में। NTU क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट है, तो इसका देख लीजिए फॉर्मूला क्या होता है, NTU इक्वल्स टू कैपिटल U इंटू A अपॉन MCP फॉर स्मॉल और मिनिमम। ये बेसिकली एक डायमेंशन लेस नंबर है और कहाँ यूज किया जाता है, मीजरिंग ऑफ हीट ट्रांसफर साइज ऑफ एक्सचेंजर। भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुटेबिलिटी ऑफ हीट एक्सचेंजर के लिए है कि हम इसको यूज करेंगे जब हम RD अगर कैलकुलेट हो गया है तो वो इक्वल देन और ग्रेटर देन RD रिक्वायर्ड और प्रोवाइड से है कि नहीं। Thank you for watching. If you want more videos, then subscribe and like and share. और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा।